हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है यूपी टीजीटी पीजीटी सिविक्स के लिए, यूपी एचईएससी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के लिए, और अगर तमाम सारे जो दूसरे एग्ज़ाम हैं, जो है यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, अदर स्टेट पीसीएस हो, अगर वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस जो सीरीज़ है उसमें हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं और आगे बढ़ते हैं 46 नंबर सीरीज़ में। हम कुछ जानकारी देना चाहेंगे कि कैपिटल स्टडी सर्कल दिल्ली के बाद अब यूपी में भी आ गया है। लखनऊ में इसकी एक ब्रांच खुल गई, अलीगंज के अंदर। जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तमाम स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि यूपी के अंदर भी कैपिटल को खोला जाए, तो हमने यहाँ पे भी एक ब्रांच खोली है। दूसरा ये है कि जो बाईलिंगुअल है, प्रॉब्लम ये हो रही थी, बहुत से स्टूडेंट जो बाहर पढ़ के आए हैं उनके साथ दिक्कत हो रही थी कि वो जो पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन भी, या जो कोचिंग से वहाँ बहुत ज़्यादा हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, तो उसकी वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो हमने इसको बाईलिंगुअल रखा है। ऑल्दो हमारे क्वेश्चन हिंदी में है, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन इंग्लिश में भी करूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा यह है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों जानना चाहिए। अगर आप दोनों जानते होंगे तो कम से कम एक दो क्वेश्चन इसकी वजह से ही सही हो जाते हैं। ये लगातार मैं बोलता रहता हूँ। और रिवीजन ज़रूरी है, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको याद होना चाहिए एग्ज़ामिनेशन हॉल में। तो पढ़ना समझना ज़रूरी है और साथ में याद रखना भी, तीनों चीज़ें। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे प्रतिनिधात्मक शासन पर विचार ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? अब ये प्रतिनिधात्मक जो शासन पर विचार है, इसको अगर इंग्लिश में करेंगे तो वो आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों को इंग्लिश में उस बुक का नाम मालूम है। तो कंसीडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कब लिखी गई? 1861 में। किसने लिखी? यही क्वेश्चन है। जे.एस. मिल, लास्की, कोल, बेंथम। तो बेंथम तो नहीं होंगे क्योंकि यूटिलिटेरियन है। कोल प्लूरलिज्म की बात करते हैं, लास्की भी प्लूरलिज्म की बात करते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात सबसे पहले कौन कर रहा था? कौन डेमोक्रेसी को कह रहा है कि बेटर है? तो सबसे पहले अगर आप जानते हैं कि यूटिलिटेरियनिज्म का जो खामियां थी उसको दूर करने का काम जे.एस. मिल किए थे। जे.एस. मिल बेंथम के शिष्य भी थे और उनके मित्र के पुत्र भी थे जो थे, तो जेम्स मिल के पुत्र। तो इन्होंने सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी की बात की, जिस रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में पहली बार महिलाओं को भी वोटिंग राइट का हक मिलता है, या बात कहते हैं कि उसमें वोटिंग राइट महिलाओं को भी होनी चाहिए। और जे.एस. मिल की ज़िंदगी जो हम कभी बताएंगे कि उनकी जो लाइफ थी उसमें एक महिला का बहुत बड़ा रोल था उसमें, क्योंकि उस समय तक महिलाएं लिखती पढ़ती नहीं थी, लेकिन वो बहुत इंटेलेक्चुअल लेडी थी, जिसका प्रभाव और जिसकी जानकारी से इनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और उसकी वजह से इनको समझ में आता है कि महिलाएं भी समझदार होती हैं, उनको वोटिंग राइट होना चाहिए। उससे पहले ये माना जाता था महिलाओं को पॉलिटिकल समझदारी नहीं होती। तो इन्होंने, लेकिन इसी के साथ साथ ये कहते हैं कि जो टैक्स ना देते हों, जो गरीब हैं, उनको वोटिंग राइट नहीं होनी चाहिए। जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनका वोटिंग राइट कम होना चाहिए, जो पढ़े लिखे हैं उनका वोटिंग राइट ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसी बातें भी करते हैं। ऐसा अलग अलग घुमा फिरा के किसी भी तरह अगर पूछा जाए तो उसका आंसर जे.एस. मिल होगा, जॉन स्टुअर्ट मिल। कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ये भी लिखा जा सकता है, कई बार ट्रांसलेट नहीं करता है, तो इसलिए आपको वो भी याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति। तो गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? इससे पहले भी हमने ये पूछा है कि गौरवपूर्ण क्रांति से किसका संबंध था। ये लॉक के कॉन्टेक्स्ट में आया था। तो आप ये 1688 में हमने उस समय ये भी डिस्कस किया था कि अगर क्रांतियों को क्रम में लिखना हो तो कौन सी क्रांति कैसे आएगी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की थी, रशियन रेवोल्यूशन की बात की थी। तो 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति अभी हमने बात कर दी कि लॉक से रिलेटेड है। तो या खूनी क्रांति, ब्लडी रेवोल्यूशन जो था, ब्लड रेवोल्यूशन, वो भी कहाँ किससे रिलेटेड था? वो दोनों ही एक ही जगह से रिलेटेड है। क्या फ्रांस से
इंग्लैंड से, जर्मनी से, अमेरिका से। तो दोनों ब्लड रेवोल्यूशन और जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन है, तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहाँ पे हुआ? ये है ब्रिटेन के अंदर, जब जेम्स सेकंड को हटा के उनकी डॉटर मैरी टू को और उनके हस्बैंड विलियम थर्ड को लाया जाता है और उनको बताया जाता है कि आप यहाँ पे किंग और क्वीन की तरह रहेंगे और आप जो है पार्लियामेंट, जो उस समय हाउस ऑफ लॉर्ड्स हुआ करता था, उसकी बात मानने को बाध्य हो गए। तो एक समय में वहाँ पे जो खूनी क्रांति हुई थी, जब हॉब्स थे, खूनी क्रांति होती है तो जेम्स टू को भागना पड़ता है और वहाँ से वो चलाते हैं, लेकिन बाद में लोगों को लगता है बिना राजा के चल जाएगा, लेकिन एक असंतोष रहता है राज्य के अंदर। तो फिर से जो उनकी बेटी थी मैरी टू, उनको बुलाया जाता है, उनके हस्बैंड को विलियम थर्ड को बुलाया जाता है और उनको बनाया जाता है राजा। और उसके बाद से आज तक जो है राजशाही चल रही है, लेकिन वो अपने से कुछ नहीं कर सकते, पार्लियामेंट के सलाह पे ही सब कुछ कर सकते। तो ये कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। तो दोनों रेवोल्यूशन, जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी है इंग्लिश में ग्लोरियस रेवोल्यूशन, और ब्लड रेवोल्यूशन जो है, दोनों ही कहाँ पे होते हैं? इंग्लैंड में। और दोनों ही एक बड़े चिंतक देते हैं। जो ब्लड रेवोल्यूशन वो हॉब्स को देता है, इसलिए हॉब्स कहते भी है कि मैं और डर, आई एंड फियर आर द ट्विंस, आई एंड फियर, मैं और डर आर ट्विंस, कि हम जुड़वा भाई हैं। क्यों? और इसीलिए अगर देखेंगे तो खून खराबा बहुत देखा इन्होंने, तो बोलते भी हैं कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन लाइफ इज नास्टी, ब्रूटिश, सेल्फिश, शॉर्ट, निगेटिव कैरेक्टर बताते हैं हॉब्स। अगर लॉक को देखेंगे तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है कि जहाँ पे बिना ब्लड सेट के, बिना खून खराबे के ही क्रांति की तरह हो जाती है चीज़ें। तो वो कहते हैं कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा है, लेकिन कुछ लोग गलत हो सकते हैं। तो इसी बेसिस पे दोनों ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। ठीक है, कभी इसको डिटेल में हम लोग किसी क्लास में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं 53rd नंबर। 53rd नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम नागरिकता है। ये कौन कह रहा है? ये कर्तव्यों के उचित जो क्रम है उसका निर्धारण का नाम नागरिकता है, ये स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट का कोई अलग से एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसमें कौन हो सकता है? विलियम बायड, अरस्तु, लास्की, J.S. मिल। तो अभी हमने सिटीजनशिप की बात की। अरस्तु क्या कहते हैं, कौन कौन सिटीजन हो सकता है? कर्तव्य से नहीं जोड़ते, उसको कहते हैं जो भी एक तो मेल है, इसके अलावा जो बुद्धिजीवी है, स्लेव को और वुमेन को और फॉरेनर्स को हटा दें तो क्या होगा? वो सारे लोग सिटीजन हैं किसी जगह के, अरस्तु के अकॉर्डिंग। तो अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सभी लोग सिटीजन हैं। तो ये कर्तव्य से नहीं जोड़ते। J.S. मिल भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी कर्तव्य से नहीं। लास्की तो मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है उसके प्रोपाउंडर हैं, कह सकते हैं एक तरह से उसमें बिलीव करते हैं। तो कौन बचा? विलियम बायड। तो यही एक आंसर हो सकता है, विलियम बायड ही इसके सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या होगा? आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करना, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना, राजनीतिक सुरक्षा की, इनमें से सभी। तो वेलफेयर स्टेट का सबसे पहले कॉन्सेप्ट कौन लेके आता है? T.H. ग्रीन। T.H. ग्रीन जो है वो सबसे पहले लेके आते हैं। और इसमें क्या कहते हैं कि राज्य को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के अलावा जो प्रॉब्लम, जो इनइक्वलिटी बढ़ रही है या जो पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है, इस तरह की चीज़ें भी देना चाहिए। जो कमज़ोर है उसका भी वेलफेयर करना चाहिए। बिल्कुल मार्केट के हवाले नहीं छोड़ देना चाहिए कि मार्केट में जो कम्पीट कर पाए वो सरवाइव करे, अदरवाइज ना करे। तो एक बड़ा तबका है जो मार्केट की तरह से नहीं सोचता, जिसका सोचने का तरीका क्रिएटिव हो सकता है, जिसका सोचने का तरीका बहुत फैमिली लेवल पे हो सकता है, जिसका सोचने का तरीका बहुत सामाजिक हो सकता है। तो उनके वेलफेयर की बात भी हमको सोचनी पड़ेगी। या उतना दिमाग नहीं है किसी के पास कि वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सोच पाए, तो उनका क्या? तो उनके वेलफेयर के। तो इसका आइडिया क्या है? आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था और राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था, तीनों ही करनी पड़ेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी।
ये सही है, कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट TH ग्रीन। और बात की अगर देखें तो जॉन रॉल्स से लेकर तमाम सारे जो थिंकर हैं वो कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 55 नंबर। जनसंख्या में वृद्धि सामाजिक विकास की किस बाधा में आती है? ये देखिए कि आर्थिक बाधा, सामाजिक बाधा, अंतर्राष्ट्रीय बाधा, प्रशासनिक बाधा। जनसंख्या में वृद्धि सामाजिक विकास के, ये पूछ रहा है सामाजिक विकास में किस बाधा में आती है, तो पहले ही पूछ लिया। सामाजिक विकास तो किस में होगा, सामाजिक बाधा में आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनसंख्या होने से हम बहुत अच्छे जनसंख्या नहीं बना सकते। मतलब अच्छे बनाने का मतलब कि हम लोगों को जो मोरल वैल्यूज़ हैं या जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो सिखाने में असमर्थ हो जाते हैं। अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी और उसी के साथ जनसंख्या कम होगी, जहाँ भी आप देखेंगे तो वहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा होगी, जो मूल्य हैं वो ज़्यादा होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक बाधा। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 लूथर गुलिक ने संगठन के सिद्धांत को पोस्टकॉर्प शब्द में अभिव्यक्त किया। इसमें CO का तात्पर्य क्या है? तो लूथर और गुलिक, तो गुलिक एंड उर्विक दोनों ही देते हैं। गुलिक जो है, लूथर गुलिक जो है पोस्टकॉर्प का सिद्धांत देते हैं किसमें, मैनेजमेंट में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम कहते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में गुलिक एंड उर्विक का जो पोस्टकॉर्प का आइडिया है, यहाँ पे सिर्फ गुलिक लिखा है, गुलिक एंड उर्विक भी लिख सकते हैं, तो नाम बदलने से डरने की ज़रूरत नहीं है। पोस्टकॉर्प का आइडिया क्या है इनका, तो सबको मालूम है। अगर आप पोस्टकॉर्प को देखें तो P से प्लानिंग, ये याद रखिए कि इसका क्या है, O से ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ पे CO पूछा है, इसके अलावा भी कुछ पूछ सकता है, अगली बार कहीं और से पूछेगा ऑर्गेनाइजिंग। और दिक्कत ये होती है कई बार ये पूछ लेता है कितने फैक्टर्स हैं, वो भी बताते हैं आपको। POS से क्या हो गया, स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, CO से क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग। इसके बाद हमारा होता है R से रिपोर्टिंग, और B से लास्ट एंड बहुत इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बजटिंग। बजटिंग जो है, तो क्या हो गया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो CO क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेशन से जुड़ा हुआ। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सही आंसर। अब जो हमने बताया कि दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कई बार कि कितने फैक्टर हैं इसमें, तो अगर यहाँ से गिन के बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 मिलते हैं। अब वहाँ पे रहेगा ऑप्शन 7 है, 8 है, 9 है, 5 है। तो बहुत से लोग गिनते हैं 8 कर देते हैं, वो गलत है। कि CO जो है वो 1 है कोऑर्डिनेशन के लिए, वो 7 ही फैक्टर है। गुलिक एंड उर्विक का जो पोस्टकॉर्प है, ये एग्जाम भी याद रखिएगा। आगे बढ़िए, 57 देख लेते हैं। कौन सी सत्ता प्रायोजित नहीं की जानी चाहिए? अब ये क्वेश्चन है कि कौन सी सत्ता प्रायोजित नहीं की जानी चाहिए। वित्त संबंधी शक्ति, प्रायोजित का मतलब जिसको आप अलग से प्रमोट करें। वित्त संबंधी शक्ति, नियम बनाने की शक्ति, नीति निर्धारित करने की शक्ति, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रायोजित करने का मतलब होता है कि हम पैसा दे के किसी चीज़ को प्रायोजन करते हैं ना, कि हम इसको प्रायोजित करता है ये। तो ये जो आइडिया है कि किसको नहीं करना चाहिए, एक्चुअली किसी को भी नहीं करना चाहिए। अलग से प्रायोजन करने की जरूरत नहीं है, उसको बेटर बनाने की ज़रूरत है, लेकिन उसको प्रायोजित करने की ज़रूरत किसी को भी नहीं है। तो इसका सही आंसर D हो गया। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन पे चले जाते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, भारतीय संसद बजट के लेखा परीक्षण पर अपनी किस समिति द्वारा नियंत्रण रखती है? ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इससे आसपास के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। एग्जैक्टली या तो ये पूछा जाएगा या इसके आसपास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बजट से रिलेटेड जो है, भारतीय संसद बजट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आपसे पूछा जा सकता है। लेखा परीक्षण जो है उसके
तो लेखा से रिलेटेड जो होते हैं जैसे CAG हो गया, या जो हमारे अभी हमने इसमें देख रहे हैं लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट जो है, प्राक्कलन समिति, राजकीय उद्यम समिति, आश्वासन समिति, ये सारे भी पूछे जाते हैं। लेकिन उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे भी लेखा परीक्षण है, तो लोक लेखा परीक्षण जिसको हम कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी बनी कब थी? सबसे पहले ये क्वेश्चन हो सकता है 1921 में, आज़ादी से पहले बन गई थी। और इसका काम क्या था? बजट को देखना कि जो बजट में निर्धारण हुआ है वो सही जगह खर्च हो रहा है कि नहीं। आज़ादी के बाद जो है इसमें अगर देखें तो इस कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? 22 मेंबर। ये याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है। कितने मेंबर होते हैं? 22। और उसमें से भी लोक कितने राज्यसभा से होंगे या लोकसभा से? 15 लोकसभा से, और जो बचे 7 वो कितने? राज्यसभा से। और कौन चेयरमैन अपॉइंट करता है? चेयरमैन अपॉइंट करता है लोकसभा का स्पीकर। तो स्पीकर जिसको चाहेगा उसको चेयरमैन बनाता है। और तो ये जो उसमें ध्यान रखा जाता है कि अपोजिशन के भी लोग हों, जिससे कि एक बैलेंस बने, ऐसा ना हो कि सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग हों। तो ये जो कमेटी होती है वो देखती है कि बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं। ऐसा ना हो कि बजट में तो बोल दिया कि एजुकेशन के लिए इतने लाख करोड़, लेकिन अल्टीमेटली जो दिया जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ को या जो खर्च हो रहा है 50 लाख करोड़ तो है, लेकिन 50,000 करोड़ भी खर्च नहीं हुआ, तो फिर वो उसको जवाब देना पड़ेगा सरकार को कि ऐसा क्यों हुआ, बजट में जब आपने ये प्रावधान किया था तो उसका खर्च क्यों नहीं हुआ। वो उसकी अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होगी, मान लीजिए कोई वॉर चल रही हो या कोई क्राइसिस आ गई तो उसमें तो सही है, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो फिर जवाबदेही जो उस डिपार्टमेंट का मंत्री होगा उसकी बनेगी, उसका इस्तीफा होगा, या प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगा जा सकता है विपक्ष द्वारा। और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए भी अगर कोई देता है तो ठीक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोक लेखा समिति। आगे बढ़ते हैं 58 के बाद 59, संकट काल में नागरिकों के मौलिक अधिकार। संकट काल मीन्स इमरजेंसी में क्या होता है? नागरिकों के फंडामेंटल राइट जो हैं वो छीने जा सकते हैं क्या? आप यहाँ कुछ ऑप्शन देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर करते हैं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करते हैं। सी, स्थगित किए जा सकते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा नहीं है कि स्थगित फंडामेंटल नहीं किए जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो है स्थगित किए जा सकते हैं, ये तो सही आंसर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ राष्ट्रपति की इच्छा पर, कैबिनेट अगर सजेशन देगा तभी राष्ट्रपति ये कर सकते हैं। तो इमरजेंसी में क्या होता है? स्थगित किए जा सकते हैं। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का संविधान निर्मित हुआ था। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया फिर से, जो हमने बचपन में जो है पढ़ा है कि किस तारीख को और किस डेट को निर्मित हो गया था। तो इसको बनाने में टोटल कितने दिन लगे थे? 2 साल, जो ऑलमोस्ट 3 ईयर जो कह सकते हैं। 2 साल 11 महीने और 17 दिन। 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे थे, लगभग 3 साल लग गया इसको बनाने में। और टोटल जो मीटिंग्स हुई इसको लेके 165 डेज़ की मीटिंग हुई। इसके लिए बैठे, वैसे भी काम चल रहा था लेकिन जो सेशन बुलाए गए उसमें 165 दिन ऑफिशियली काम हुआ। बाकी अपना जो अलग अलग जगह पे बैठ के काम कर रहे थे, जो आपस में नहीं मिल रहे थे तो भी काम कर रहे थे। तो ये जो है आइडिया अब किस दिन हुआ था सबको मालूम है कि 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, निर्मित हो गया था। और लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ये तो सबको मालूम होता है, ये भी मालूम होता ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? स्थानीय स्वशासन किस शासन व्यवस्था का आधार है? स्थानीय स्वशासन का मतलब जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसको हटाते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन
किस शासन व्यवस्था का आधार है? लोकतंत्र का, राजतंत्र का, अधिनायक तंत्र का, इनमें से कोई नहीं। डेमोक्रेसी का, मोनार्की का, अधिनायकवाद, टोटलिटेरियन कह सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो किसका है? डेमोक्रेसी का। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ भी है, क्योंकि हमारा डेमोक्रेसी है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का आइडिया आजकल बहुत पॉपुलर है। कहीं भी डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी भी लोकली डेमोक्रेटाइज होना चाहिए। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा 61 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर देख लेते हैं। निम्न में से किस पुस्तक का लेखक प्लेटो है? प्लेटो के रिपब्लिक, स्टेट्समैन, द लॉज। अब अगर प्लेटो को हमने पढ़ा है या जानते हैं तो उनकी सबसे फेमस बुक रिपब्लिक ही है, जिसमें उन्होंने, तो रिपब्लिक में बेसिकली एजुकेशन या स्टेट के बारे में बात की, लॉज के बारे में भी बात की, लेकिन बोलते हैं कि ड्यूटी के सेंस में। लेकिन वही बाद में द लॉज में ये बताते हैं कि लॉ इम्पॉर्टेंट है। पहले कहते हैं कि लॉ उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ड्यूटी अगर सब लोग अपनी करें तो लॉ की जरूरत नहीं होगी, लेकिन द लॉज में ये कहते हैं। द स्टेट्समैन भी इनकी बुक है। तो क्या हो गया? ये सभी इनकी बुक हैं। तो सही आंसर क्या हो गया? डी, इनमें से सभी इसकी बुक हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राजनीति विज्ञान का जनक निम्न में से किस विचारक को माना जाता है? हु इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? पॉलिटिकल साइंस का जनक कौन है? तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इनमें से कोई नहीं। हम सभी को मालूम है इसका अरस्तु हैं। अगर हम देखें पॉलिटिकल साइंस के जनक जो हैं अरस्तु हैं। पॉलिटिकल फिलॉसफी का आइडिया जो है उसमें प्लेटो का नाम आ सकता है, लेकिन प्लेटो जनक नहीं माने जाते हैं पॉलिटिकल साइंस के, क्योंकि इनका अप्रोच जो होता है साइंटिफिक होता है, फिलोसफिकल ना होके कई कॉन्स्टिट्यूशन को लेके ये कंपेयर करते हैं तब कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, इसलिए इनको पॉलिटिकल साइंस का जनक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा, जर्मी बेंथम किस प्रकार का विचारक था? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की जर्मी बेंथम की, कि जर्मी बेंथम के आइडिया को ही जे.एस. मिल ने रिफ्यूट किया, नकारा। कौन सा आइडिया था? हमने बात उस समय की थी यूटिलिटेरियनिज्म, या हिंदी में क्या कहेंगे, उपयोगितावाद। उपयोगितावाद का मतलब क्या है? अगर बहुत शब्दों में, उनके ही शब्दों में देखे जाए तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, इसका हिंदी में मतलब होगा अधिकतम लोगों का, जब लोगों का अधिकतम सुख और एक सुख। इसके अलावा हमने पढ़ा भी है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि दो फैक्टर मानते हैं, दो मास्टर मानते हैं। तो कौन कौन से होंगे? सुख की बात कर रहे हैं, सुख और दुख को ये, तो सुख और दुख को ये कहते हैं कि दो मास्टर हैं जो मनुष्य को कंट्रोल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जर्मी बेंथम से जुड़ी हुई हैं। न्याय के बारे में भी कहते हैं, पैनॉप्टिकन का भी आइडिया इन्हीं का है, बाद में कभी बताएंगे, या कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर देख लेते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? राजनीति यथार्थवाद के मुख्य प्रयोक्ता के रूप में किस विचारक को जाना जाता है? राजनीतिक यथार्थवाद, यथार्थवाद इंग्लिश में क्या कहेंगे? रियलिज्म। पॉलिटिकल रियलिज्म जो है वो कौन जाना जाता है? जॉर्ज एफ केनन, मॉर्गनथाउ, ट्रेट्स्के, डेविड ईस्टन। तो सबको हमने इससे पहले भी जो क्वेश्चन डील किए हैं, तो आप ये समझ जाइए कि कितनी बार ये, मतलब इसको डिनाई नहीं कर सकते, घुमा फिरा के अलग तरह से, कि कभी बुक का नाम पूछ लेगा इनकी, पॉलिटिक्स अमंग नेशन किसकी बुक है, किस आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, या ये खुद किस आइडियोलॉजी पे बेस्ड हैं, तो इसको हम कहेंगे हैंस मॉर्गनथाउ। और कई बार यहाँ पे क्लासिकल रियलिज्म भी लिखा हो सकता है, क्लासिकल यथार्थवाद ये भी लिखा हो सकता है। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? हैंस मॉर्गनथाउ, बी आंसर इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, 66 पे पहुँचते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी? ये भारत के सेंस में पूछ रहा है, इसलिए इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, ये सबको मालूम होना चाहिए। आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब किस जगह हो सकता है? तो सबसे पहले जो पंचायती राज भारत के अंदर हुआ था वो राजस्थान में। कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर को क्यों हुआ था? क्योंकि गांधी जी जो है पंचायती राज के बहुत फेवर में थे, बहुत उसके प्रबल समर्थक थे। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि 2 अक्टूबर 1959 कौन सी पंचायत थी जहाँ पे ये हुआ लागू? नागौर। नागौर भी याद रखिए, नागौर, राजस्थान, 2 अक्टूबर 1959। किसके सम कौन रखता है न्यू? जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 67 नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है? अब ये क्वेश्चन अच्छा है, ये कई बार पूछा गया है। वित्त आयोग क्या है? कि एक आयोग होता है जो कौन बनाता है वित्त आयोग को? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, कंस्टिट्यूट करता है वित्त आयोग, जो कि देखेगा क्या फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट। तो वित्त आयोग क्या कहता है कि राज्यों में किस तरह से बंटवारा हो, जो क्योंकि तमाम सारे जो टैक्स होते हैं केंद्र सरकार लेती है, जैसे इनकम टैक्स हो गया या दूसरे जो आज के समय जीएसटी भी लेती है, या दूसरे जो ऐसे टैक्स होते हैं जो केंद्र सरकार लेती है। अब केंद्र सरकार के पास अपना तो कोई अलग से टेरिटरी है नहीं, क्योंकि सभी चीज़ राज्य में बटी हुई है। कुछ यूनियन टेरिटरीज को छोड़ के बाकी सारे राज्य हैं। तो अब जो पैसा लिया है केंद्र सरकार ने वो कहाँ खर्च करेगी? खर्च तो कहीं ऐसी जगह पे करना पड़ेगा, और केंद्र की अलग से टेरिटरी तो है नहीं। तो वो राज्यों में किस तरह से वो पैसा बटे, तो उसको डिसाइड करने के लिए वित्त आयोग की स्थापना की गई। तो केंद्र और राज्य के बीच जो फंड्स हैं उनका बंटवारे के लिए वित्त आयोग का निर्माण करता है, जिसका अपॉइंटमेंट या कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेसिडेंट के आदेश से होता है। तो अनुच्छेद 269, 79, अनुच्छेद 280, 281 और 282 में से कौन सा होगा? सही आंसर इसका है 280। फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग का गठन का प्रावधान 280 में है कि ये करना ही है, इसका बंटवारा करना ही पड़ेगा। वित्त जो आया है, जो फाइनेंस आया है, वो आपको राज्यों के बीच उसको शेयर करना केंद्र की जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं 67 के बाद 68। संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को, संसद को, उच्चतम न्यायालय को, लोकसभा को? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, सबको मालूम है, लेकिन फिर भी एक समय में दिमाग नहीं काम करता है कई बार। तो कौन सा हो सकता है? उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक बोला जाता है, और इंटरप्रेटर भी बोला जाता है कि संविधान को इंटरप्रेट कैसे करेंगे, उसकी व्याख्या कैसे करेंगे, वो यही करता है। संविधान बनाने का काम संसद का है, उसको एग्जीक्यूट करने का राष्ट्रपति का, और जिम्मेदारी अगर नहीं हो रही है तो कैबिनेट की या प्रधानमंत्री की लोकसभा के प्रति जिम्मेदारी होती है। आगे बढ़ते हैं 68 के बाद 69 पे पहुँच जाते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है, ये अभी कुछ दिनों पहले ही, अगर जो लोग यूपी में हैं, यूपी का इलेक्शन देखे हों तो उसको याद होगा उनको। और ये बहुत सिंपल से ऐसी चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए जो आसपास हो रही है पॉलिटिक्स में। बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन कुल संख्या कितनी है सबको मालूम है, 403 है। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी जो है इलेक्शन कुछ दिनों पहले हुए थे, उसमें 403 सीटों पे वोटिंग हुई। आगे बढ़ते हैं 69 के बाद 70। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया, मतलब एग्जैक्टली डेट याद होनी चाहिए। 1931, इसको हटाते हैं, 1931 में, 1932 में, 1933 में, 1934 में। तो पूना पैक्ट क्या है पहले ये देख लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसको समझते हैं कि क्या है। इससे पहले क्या हुआ है? पूना पैक्ट 31 में देखेंगे तो गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर गए थे। पूना पैक्ट जो है एग्रीमेंट है किसके बीच में?
B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी। कहाँ पे ये एग्रीमेंट हुआ था? ये हुआ था येरवाड़ा जेल में। येरवाड़ा जेल में जो है, क्यों? क्योंकि उस समय गांधी जी जेल में बंद थे, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की वजह से। तो उसी समय अंग्रेज़ों ने जो है शेड्यूल कास्ट के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट ले आए थे। जिस तरह से ऑलरेडी पहले से माइनॉरिटीज़ के लिए, मुस्लिम्स के लिए और सिख के लिए और तो इन लोगों के लिए आ चुका था, तो उसी समय सेपरेट इलेक्टोरेट जो SC के लिए लाए थे। तो माइनॉरिटी में जो चल रहा था उसका तो गांधी जी ने अपोज नहीं किया, लेकिन SC के जो सेपरेट इलेक्टोरेट मिला उसमें इन्होंने अपोज किया कि इससे हिंदू धर्म बढ़ जाएगा। तो और आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। तो फाइनली डॉक्टर अम्बेडकर और उनके बीच एक समझौता होता है कि ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, उचित रिप्रेजेंटेशन की बात की गई। तो आज के समय में भी जिसकी वजह से SC ST सीट जो है वो रिजर्व होती है। आगे बढ़ते हैं, 71 पे चले जाते हैं कि 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो भारतीय संविधान के कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव पावर, भारतीय संविधान के अनुसार, वैसे तो हम जानते हैं कौन ज़्यादा एग्जीक्यूट करता है, लेकिन फिर भी संविधान किसको देता है, किसके साइन से सारे काम होते हैं। अगर कोई कानून बन गया है, उसको इम्प्लीमेंट करना हो, या जो डे टू डे के काम है उसको कौन करता है इम्प्लीमेंट, तो वो इम्प्लीमेंट राष्ट्रपति के साइन से होता है, हस्ताक्षर से होता है। आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अपॉइंटमेंट से लेके तमाम सारी चीज़ें राष्ट्रपति के साइन से होता है। तो सही आंसर 71 का C हो गया। आगे बढ़ते हैं, 72 पर चले जाते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 72 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? अभी आज के समय में पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो, तो दैवी शक्ति का उत्पत्ति का सिद्धांत, डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजिन, पावर थ्योरी, डेवलपमेंट थ्योरी और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इन चारों में से कौन सी जो आज के समय सर्वमान्य है? तो सर्वमान्य जो है ये माना जाता है कि आज के समय जो राज्य की स्थापना या राज्य का अस्तित्व है वो धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस से धीरे धीरे हुआ कि एक फैमिली बनी, फिर विलेज बने, फिर क्लान बना, फिर थोड़ा सिटी स्टेट बने, और धीरे धीरे वो बनते बनते आज का जो मॉडर्न स्टेट है वो बन गया। तो ये जो है विकासवादी सिद्धांत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? C। तो सार्क के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सार्क पहले देख लेते हैं, सार्क में कौन सी कंट्री है। सार्क में कितने कंट्री हैं? अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है,
भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सही आंसर हो गया। इसके साथ ही जो दूसरा आइडिया है कि 8 तो कंट्री है, लेकिन ये कब बना? 8 दिसंबर को ही बना। 8 कंट्री, 8 दिसंबर 1985। कहाँ पे? ढाका। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी है। तो ये तो स्थापना हुई, जो फॉर्मेशन हुआ, और उसी के साथ आज के समय हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? काठमांडू। काठमांडू कहाँ है? नेपाल। नेपाल की कैपिटल है। तो ये सही आंसर 8 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, जिसके बाद हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। रिवीजन बहुत जरूरी, जिससे चीज़ें याद रहें। 14वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष पद पर किसे चुना गया? ये उपाध्यक्ष पूछा गया। इसका सही आंसर मोंटेक्स अहलूवालिया, ये तो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन थे। भैरव सिंह शेखावत, चरणजीत सिंह गढ़वाल और सुरजीत सिंह बरनाला। तो इसका सही आंसर सी है, चरणजीत सिंह गढ़वाल को बनाया गया था लोकसभा को, लेकिन आज के समय ये नहीं पूछा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो को एंड करें, आपको एक क्विक रिवीजन कर लेंगे और फिर कुछ इन्फॉर्मेशन हम देंगे, ताकि जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो किस तरह से हमसे जुड़ सकते हैं और तैयारी को अपना और अच्छा बना सकते हैं। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो भी, और इसके साथ ही अगर आप हम रिसर्च में जाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप हमको ज़रूर कॉल और मैसेज कर सकते हैं। ये हमारे डिटेल है, इसको हम बाद में बताते हैं। इससे पहले हम रिवीजन कर ले पहले। तो कल हमने जो क्वेश्चन किए थे उसका जो आइडिया था, उसमें रूल ऑफ लॉ डॉक्ट्रिन किसका था? कि न्याय का शासन होगा, एवी डाइसी। इसके अलावा कॉमन थ्योरी ऑफ लॉ का आइडिया था, ऑस्टिन ने किया था। कौटिल्य का 6 फोल्ड थ्योरी, षष्ठगुण थ्योरी के बारे में पूछा गया था। डायरेक्टली नहीं, क्वेश्चन था यान से, कि यान का मतलब क्या है? मिलिट्री एक्सपेडिशन, मतलब चढ़ाई कर देना यान का मतलब होता है। और इससे लेकिन 6 नाम जो हमने बताया था 6 फोल्ड थ्योरी में, संसी, विग्रह, यान, आसना, संसारा, देवी भवा। तो ये जो है इसका आइडिया क्या है? संसी का मतलब अलायंस है, मित्रता करना। विग्रह का मतलब, तो विग्रह का मतलब क्या हो गया? वॉर करना। यान का मतलब चढ़ाई कर देना कमज़ोर पे। आसना का मतलब वेट करना थोड़ा शांति से। संसार्य का मतलब सीकिंग प्रोटेक्शन, अगर आप कमज़ोर हैं तो किसी मजबूत से प्रोटेक्शन ले लीजिए, सुरक्षा ले लीजिए। देवाधिपति डुप्लीकेसी जो है, या डुअल पॉलिसी, अलग अलग पॉलिसी अपनानी चाहिए अलग अलग सिचुएशन में। इसके अलावा हमने बात की थी कि जो पार्टीलेस डेमोक्रेसी या दल विहीन लोकतंत्र की बात कौन करता है, तो उसमें जो आंसर था जयप्रकाश नारायण भी करते हैं, और एम.एन. रॉय अगर आंसर है तो एम.एन. रॉय भी करते हैं। तो कई बार दोनों नहीं दिए होते, अलग अलग दिए ही होंगे। इसके अलावा जो है कि 90th जो पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया था कि 1990वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, संविधान संशोधन क्या कहता है? तो वो क्या कहता है? सीट रिजर्व करता है असेंबलीज में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। 91वां क्या कहता है? जो 15% लिमिट करता है कि 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं बन सकते। हाउस में जितने मेंबर हैं उसके 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं बन सकते, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव हो, चाहे वो सेंटर का लेजिस्लेटिव हो। तो इसके अलावा हमने बात की थी कि 94th अमेंडमेंट में क्या है, तो छत्तीसगढ़ झारखंड में ट्राइबल मिनिस्ट्री की बात हुई थी। इसके अलावा आर्टिकल 29 में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। 325 में है कि कहते हैं रिलीजन, रेस, कास्ट या सेक्स के नाम पे कोई वो लिस्ट नहीं बनेगी, वोटर लिस्ट जिसमें उसका नाम हो। आर्टिकल 326 के बारे में क्या पूछा गया था? यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज, जो है कि सभी जो वयस्क मताधिकार हैं, जो भी वयस्क है उसके पास वोटिंग राइट होगा, अनटिल कि वो कोई ऐसी चीज़ नहीं करता कि उसको देश निकाला मिल जाए या दिवालिया हो जाए, इस तरह की चीज़ें। तो जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट किसके द्वारा बुलाई जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा। कौन से आर्टिकल में? 108 के तहत। कौन उसकी अध्यक्षता करता है? स्पीकर करता है लोकसभा का।
और अगर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, और वो भी नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करता है। ये हमने बात की थी। इसके अलावा जो है सिटिंग, जो जॉइंट सिटिंग है उसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हो सकता है? नहीं, वो नहीं हो सकता। इसके अलावा जो पूछा गया था कि जो कौन अनपोस्ट चुना गया है राष्ट्रपति अभी तक, तो नीलम संजीवा रेड्डी जो है वो अनपोस्ट चुने गए थे, और वो अभी तक के यंगेस्ट जो है प्रेसिडेंट भी थे, लेकिन अब द्रौपदी मुर्मू यंगेस्ट प्रेसिडेंट है। तो 1977 से लेकर 1982 तक वो प्रेसिडेंट रहते हैं भारत के। तो इसके अलावा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात हुई थी, नहीं, उसके बाद प्लूरलिज्म की बात हुई थी कि कौन कौन थिंकर जो है प्लूरलिज्म को बिलीव करते हैं, उसमें लास्की बड़ा नाम आए थे। इसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज पे जो कमेटी है वो किस आर्टिकल में है? 344 में, ये भी हमने बात की थी। इसके बाद 15 समिट जो हुआ है सार्क का, वो कहाँ पे हुआ था? वो श्रीलंका में हुआ था 2008 में। इसके अलावा जो नेशनल क्वेश्चन की बात हुई थी कि नेशनल क्वेश्चन पे कौन मार्क्सिस्ट थिंकर में से कौन नेशनल क्वेश्चन को एड्रेस करता है, तो उसमें तमाम नाम थे, लेकिन सबसे ज़रूरी जो नाम था वो स्टालिन का था। तो इसके अलावा हमने बात की थी कि आर्टिकल 28 की कि रिलीजियस चीज़ को अटेंड करने का, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलने का या अपनी जो संस्कृति उसको बचाए रखने का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 28 में है। इसके अलावा हमने पूर्ण स्वराज किस में हुआ था, किस कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात हुई थी? तो 31 दिसंबर 1929 में जो लाहौर में रावी नदी के तट पे, ये भी याद कर लीजिए, रावी नदी के तट पे लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था कांग्रेस अधिवेशन में। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? ये भी एक क्वेश्चन था इम्पॉर्टेंट। तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। और उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू से के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था कि कौन सा सिस्टम उनको सबसे अधिक पसंद था, तो गणतंत्र वाला सिस्टम जो था वो पसंद था, रिपब्लिकन आइडिया उनको वाज हिज फेवरेट। तो उसके अलावा जो है आगे बढ़ते हैं। प्लूरलिज्म का एक और कॉन्सेप्ट है, लास्की से रिलेटेड था। तो यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और थोड़ी सी जानकारी अपने जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसके बारे में देना चाहेंगे कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 6001203135 पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 6001939975 पे, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.capitalstudycircle.com। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे कैपिटल स्टडी सर्कल के नाम से हम लोग हैं। और ईमेल, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं या कोई भी जानकारी चाहते हैं रिसर्च से रिलेटेड या किसी भी तरह की जानकारी, जो हमारे एक्सपर्ट हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, JNU, DU, IIT, BHU, अलीगढ़, उनसे हम आपको कांटेक्ट करा के बात करा सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या आती है, चाहे वो रिसर्च में आती हो, रिसर्च कर रहे हो उसमें भी, या फिर आप किसी एग्ज़ाम की कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, या PhD आप लिख रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इस तरह की तमाम सारी चीज़ों के लिए हमारी एक टीम है जो आपको हेल्प करेगी। और आप हमको मेल कर सकते हैं। आप हमको अगर PDF चाहिए तो हमको मेल करते। तो जो आप सबका देखने के लिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे, आपको लग रहा है कि कुछ फ्रूटफुल है थोड़ा बहुत भी, तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बकवास है, अच्छा नहीं है, तो आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं ऑब्वियसली। और क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो चॉइस का मामला है। और दूसरा ये है कि अगर आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लोगों को भी भेज सकते हैं, जिससे एटलीस्ट जो तैयारी आपकी अभी तक की है वो पूरी हो जाए। और आने वाला एग्ज़ाम जो जल्दी ही आने वाला है, कुछ दिनों में हम उसको, अगर डेट आती है बाहर, अगर हमको पता भी चलती है डिफरेंट सोर्सेज से, तो हम आपको ज़रूर उसको बताएंगे। और जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, और थोड़ा सा आसपास की चीज़ें जो पढ़ रहे हैं उसके आसपास की चीज़ें जानने रखिए, तो एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी। तो यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।